You are most welcome to my channel. I'm doing good and I also expect you all are doing absolutely well. A very heartfelt congratulations to those who cleared this attempt and anyone जिसने बोथ ग्रुप अपेयर किया था उसका एक ग्रुप क्लियर हो गया है या किसी ने सिंगल ग्रुप अपेयर किया था और उसका सिंगल ग्रुप क्लियर हो गया। आप सबको लख लख बधाइयाँ। इट इज़ लिटरली अ वेरी बिग अचीवमेंट। और अभी एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था वो क्वेश्चन ये था, मैम विच ग्रुप आई शुड अपियर इन नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो देखो इसमें आपको मैं ये बता दूं कि आप अपने आप को एनालाइज करो। यू मस्ट एनालाइज योर सेल्फ कि आपकी जो पढ़ाई का स्टेटस है वो कहाँ पर लाई करता है। अगर आपका पढ़ाई का स्टेटस बहुत अच्छा है तो यू कैन ऑप्ट फॉर बोथ ग्रुप, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपने इधर 2 महीने तक पढ़ाई नहीं किया, आपने बोथ ग्रुप का एग्ज़ाम दे लिया था या आपने सिंगल ग्रुप का एग्ज़ाम दे लिया था, उसकी वजह से कुछ भी पढ़ा वढ़ा नहीं, किताबें एक किनारे पड़ी थी, तो अभी आप बोथ ग्रुप का अगर ज्ञान में ही देने का सोच रहे हो इस स्टेटस पर तो थोड़ा सा सोच लो। क्योंकि आपको ये कहने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे कि सारा कुछ हो जाता है, अरे बस एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लो और सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो मैनेज होता नहीं है कुछ, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, वो बस करना आपको आना चाहिए। बाकी मैं यही कहूँगी कि यू मस्ट एनालाइज योर स्टडीज़ कि आप कहाँ पर लाई कर रहे हो एंड अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन लो। ठीक है, वेन यू एनालाइज योर सेल्फ दिस विल मेक यू हेल्प टेकिंग बेस्ट डिसीजन फॉर योर सेल्फ। ठीक है, इसमें आपको पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसमें मैं आपको कोई एक स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दे सकती कि कोई स्टैंडर्ड नहीं ना कि आपने इतना पढ़ लिया है तो आपको कौन सा ग्रुप अपेयर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू क्लियर सीए फाइनल। ठीक है, तो देखो स्ट्रैटेजी आपने जो भी बनाई हो, जैसे भी स्ट्रैटेजी हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्जीक्यूशन। इफ़ यू कैन एग्जीक्यूट योर प्लान, योर ओन प्लान, आपने कुछ भी प्लान किया हो, अगर आप उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से कर सकते हो तो वही परफेक्ट स्ट्रैटेजी है आपके लिए भी, बाकी औरों के लिए भी। बट इन जनरल ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं है जनवरी अटेम्प्ट के लिए, आपको ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे आप एक बार में ही क्रैक कर जाओ। एंड द स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, जो कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके ये कॉमन मिस्टेक्स आइडेंटिफाई किया है, जो कि सब कुछ लोग जानबूझ के करते हैं और कुछ लोग वो इतना प्लान नहीं कर पाते, जिस वजह से ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, तो लेट्स नो दीज कॉमन मिस्टेक्स वन बाय वन एंड उसके बाद हम आगे की जो हमारी स्ट्रैटेजी है उस पर वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक आइडियल स्ट्रैटेजी जिसको कोई भी फॉलो कर सकता है। कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप वो इस स्ट्रैटेजी से कैटर कर जाओगे। ठीक है, तो चलो कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, रैंडम रिवीजन। ये बहुत गलत करते हैं बच्चे जो कि रैंडम रिवीजन करने बैठ जाते हैं। आपको एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आए, आपको पता चला कि आपके रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं रहा है, तो आप उसके बाद से फ़ौरन ये सोचते हो अरे प्लानिंग में क्या समय वेस्ट करना है टाइम। आप बैठ जाते हो, पूरा उठाकर बुक्स सब फैला लेते हो और एकदम स्ट्रेस में आकर स्टार्ट कर दिया। तो उसमें ना तो आपकी पढ़ाई होती है ना तो कोई एफिशिएंसी आती है, और स्ट्रेस की वजह से आपका दिमाग और टाइम दोनों बर्बाद होता है। ठीक है, तो ये रैंडम रिवीजन नहीं करने, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपको स्ट्रेस आ रहा है या ऐसा कुछ है तो थोड़ा सा ब्रेक लो, जाओ थोड़ा सा टहलो या लो। जो लोग आपको पॉजिटिविटी देते हैं ऐसे लोगों से बात करो, कोई फ्रेंड हो सकता है या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, whosoever give you positivity, आप उनसे जाके बात करो। बट ऐसे से रैंडम रिवीजन करने मत बैठो। ठीक है, इससे आपका टाइम भी जाएगा, एफिशिएंसी भी जाएगी। मिस्टेक नंबर 2, लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। देखो भाई ये कंटिन्यूसली लोग करते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसमें तो मतलब कोई फिर बट है ही नहीं कि राइटिंग प्रैक्टिस की वजह से कितना ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में मार्क्स लूज़ हो रहा है। ठीक है, आप पढ़ते जाते हो, सब पढ़ भी रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से प्लान भी बनाया पूरा, उसका अच्छे से एग्जीक्यूशन भी है, बट आपने लिख कर नहीं देखा और एग्ज़ाम हमारा रिटन है। ठीक है, तो आपको जब भी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस लैक होगी आपका एग्ज़ाम में हाथ नहीं चलेगा और नहीं चलता है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू वेरी ऑफन। ठीक है, मिस्टेक नंबर 3, स्टडी विदाउट प्लान। देखो अगर आप प्लान परफेक्ट नहीं बनाओगे देन
आपको बैठ के पढ़ाई करना बेकार है। आपने अगर कुछ भी अगर ब्रॉड ओवरव्यू भी बनाया है तो भी ठीक है कि मैंने ऐसा ब्रॉड ओवरव्यू बनाया है एंड इसके अकॉर्डिंग मैं आगे का प्रिपरेशन करूँगी, दैट विल ऑल्सो गुड। बट अगर आपने प्लान ही नहीं बनाया तो फिर आपको लास्ट में ना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है, बिल्कुल समय ही नहीं मिलता कि आरटीपी एमटीपी कब करना है, मॉक टेस्ट कब लिखना है, या ऐसा कुछ और क्या कब करूँ। लास्ट में जाके वो बहुत पैनिक कर जाता है। एंड यू नो वेरी वेल वेन यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू प्लान, वी आर नॉट planning to, we must not planning to fail, that's why we must not failing to plan। हमें अच्छे से प्लान करना है एंड दैट वी विल डू टुगेदर। ओके, उसके बाद मिस्टेक आती है यू नो इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्रेस। आप अपनी प्रोग्रेस का इवेल्युएशन ही नहीं कर रहे होते। आपने पढ़ाई किया, ठीक है, आपने उसके बाद उसका रिवीजन किया, ठीक है, सब कुछ कर लिया, बट आपने ये नहीं देखा कि आपको वो कितना रिकॉल रह रहा है, आपके दिमाग में कितना बैठ रहा है। अगर आप उसको एक हफ्ते बाद पढ़ते हो तो आपको लगता है कि सब कुछ भूल गए हैं या मैं कहाँ पर लाई कर रहा हूँ। और दिस इज़ एट द एंड इज़ इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आपको वहाँ पर अपनी प्रोग्रेस इवेलुएट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू कम्पीट। तो ये बहुत बड़ा लेक्यूना है जो कि स्टूडेंट्स के सामने आता है। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक। आपको अपनी प्रोग्रेस भी इवेलुएट करते चलना साथ के साथ। नेक्स्ट इज नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीक एरियाज। अगर आप अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव नहीं करोगे, अगर आप वो सब चीज़ें जो आपको पीछे खींच रही हैं उस पर वर्क नहीं करोगे, देन ये मिस्टेक हमेशा आपकी मिस्टेक ही रहेगी। और कोई भी मिस्टेक हम अपने सीए फाइनल में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने जो भी वीक एरियाज़ हैं उस पर इम्प्रूव करो। आप ये देखो कि आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, क्या आपकी राइटिंग ऐसी है कि वो एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रही, जहाँ पर आपके मार्क्स लूज़ हो रहे हैं, या फिर कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से आप कोई भी सिचुएशन जो एग्ज़ाम में आती है वो आप फेस नहीं कर पाते हो। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप अपने जो भी वीक एरियाज़ हैं उस पर वर्क करो, अच्छे से वर्क करो और ये इस मिस्टेक को दूर करो। उसके बाद में नो अकाउंटेबिलिटी, दिस इज़ अ वेरी 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 बिग मिस्टेक। होता क्या है, जैसे आपको टारगेट दिया गया तो फिर आप अगर टारगेट अचीव कर लेते हो देन इट इज़ गुड। अगर आप टारगेट अचीव नहीं कर पाते तो आप क्या करते हो, आप उसके लिए एक्सक्यूज़ ढूंढने लग जाते हो। अरे ये काम मेरा नहीं हो पाया क्योंकि ऐसा हो गया था, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि ऐसा हो गया, मेरे दोस्त ने बुला लिया, अरे मेरे चाचा जी आ गए, अरे नाना आ गए, ये हो गया वो हो गया। तो आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहराने की जगह दूसरे के ऊपर वो चीज़ डालने लगते हो। अरे मैं अटेम्प्ट क्लियर कर लेता लेकिन क्या करें, भाई की शादी आ गई थी। ठीक है, तो ये सारी मिस्टेक आप मत करो। आप खुद को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रखो कि अगर ये नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया, इसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ द वेरी बिग थिंग दैट आई एम टेलिंग यू कि अकाउंटेबिलिटी आपको अपने ऊपर रखनी ही पड़ेगी। सो हियर आर द 3 स्टेप्स टू क्रैक इन वन गो। मैं अब आपको वो 3 स्टेप बता रही हूँ कि अगर आपने ये 3 स्टेप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लिए तो आप सीए फाइनल क्या कोई भी किसी भी काम में हाथ लगाओगे वो आपका सक्सेसफुल होना ही होना है। ठीक है, कोई भी टफ से टफ एग्जामिनेशन आप ले लो, ये 3 स्टेप आपने इंक्लूड कर लिया अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर, वो स्ट्रैटेजी सुपर सक्सेसफुल होगी। तो फर्स्ट इज दैट यू हैव टू रिवाइज। देखो अभी क्या है, हमारे पास टोटल 2 महीने अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स हैं एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें आपको जो भी पहले का पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो रिवाइज करना है। और सिर्फ ऐसे नहीं कि रिवाइज कर लिया, आपको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले रिवाइज किया हुआ था और अभी बस ऊपर ऊपर से देख लिया, नहीं, यू हैव टू रिवाइज प्रॉपरली। और फिर जो भी रिवाइज किया है उसको रिकॉल करना, ये आपका दूसरा स्टेप है। ठीक है, रिकॉल कैसे करना है, ज़रूरी नहीं ना कि आप जाओ किसी को सुनाओ या किसी की हेल्प लो, नहीं, आप बैठो, आंखें बंद करो और जितना कुछ भी रिवाइज किया उसको बैठ के रिकॉल करो। रिकॉलिंग देखो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। आप रिटन में भी रिकॉल कर सकते हो और ओरल भी रिकॉल आप कर सकते हो, ये दोनों ही वेज इफेक्टिव हैं। देन यू हैव टू रिव्यू। रिव्यू से मतलब है कि आपको अपनी प्रोग्रेस इवेलुएट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी मैंने पहले आपको कॉमन मिस्टेक बताई थी वो इन तीनों स्टेप्स में कवर हो गई। रिवाइज करना है, रिवाइज आपको प्रॉपरली करना है, और रिवीजन में हमेशा डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल लगाओ।
डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल क्या मैम, ये क्या होता है? तो देखो, डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपको किसी चीज़ पर राज करना है तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप वो चीज़ डिवाइड कर सको तो आप उस पर राज करोगे। ठीक है, देखो पॉलिटिक्स में मत जाओ, मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर महारत हासिल करनी तो आपको उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे सपोज आपका एक पूरा सिलेबस है डीटी का बहुत ह्यूज सिलेबस है, तो आप उसको डिवाइड कर लो छोटे छोटे पार्ट्स में, सो दैट आपको उसे सॉल्व करना इजी हो जाए। आप एक पार्ट कंप्लीट करो, उसके बाद खुद को रिवॉर्ड करो कि मैंने ये कंप्लीट कर लिया, उस पर खुश हो। तो इससे क्या होगा, आपका वो जो ब्रेन है ना वो अच्छे अच्छे हार्मोन रिलीज करेगा, आपको पॉजिटिविटी देगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई दी है कि रिकॉलिंग करो, तो आप ओरल रिटन दोनों तरीके से कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, दोनों ही वेज इफेक्टिव है। और बेटर तब होगा कि आप पहले ओरल रिवाइज करो, रिकॉल करो, उसके बाद में आप इन राइटिंग जो जो किया उसको बस एक पेज में रिकॉल करके उसको साइड कर दो। देन रिव्यू, आपको अपनी प्रोग्रेस इवेलुएट करनी है, ये मैंने बताया है। और रिव्यू कैसे कर सकते हो, उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मॉक टेस्ट लिख लो। अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर मॉक टेस्ट लिख लिया तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि मॉक टेस्ट लिखने पर आपको पता हो जाएगा कि आप कौन से स्टेट पर लाई कर रहे हो, आपको कितनी मेहनत की और ज़रूरत है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आप ये 3 स्टेप्स अपनी स्ट्रैटेजी में ज़रूर इंक्लूड करो। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है अकाउंटेबिलिटी। आपको अकाउंटेबिलिटी रखनी पड़ेगी। मैंने शुरू में भी इस बात पर इम्फेसाइज किया था कि अकाउंटेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखो एफिशिएंसी कैसे आती है, जब आपको टारगेट कंप्लीट करने हो विद इन टाइम। ठीक है, और टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। ठीक है, तो एट द एंड चाहे आपको इफ़ेक्टिव पढ़ाई करनी हो, इफ़ेक्टिवनेस लानी हो अपनी स्टडीज़ के अंदर, टाइमली पढ़ाई करनी हो, रिकॉलिंग करनी हो, सब चीज़ के लिए आपको खुद की अकाउंटेबिलिटी डिटर्मिन करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी जैसे क्या होता है, एक और एग्जांपल अभी जस्ट दिमाग में आया कि अगर आप किसी भी टीचर का ABC एनालिसिस या कुछ भी फॉलो करते हो तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्टिकुलर टीचर की नहीं है, आपकी है। क्योंकि आपने ये तय किया कि आपको एक शॉर्ट रास्ते से जाना है, मतलब ABC एनालिसिस फॉलो करना है और बस उतना ही पढ़ के जाना है। अगर उसमें इंस्टीट्यूट ने उस ABC एनालिसिस का ट्रेंड फॉलो नहीं किया और कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट ने अपना पेपर डिज़ाइन किया कि C कैटेगरी वाले चैप्टर को उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके 20 मार्क्स तक का पूछ लिया, तो उसमें भी अकाउंटेबल आप हो, क्योंकि आपने ऐसा चूज़ किया था। इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप अभी टाइम है, अगर आप पूरा कर सकते हो कि नहीं मैं पूरा कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करो। ठीक है, वो जो ABC एनालिसिस या 80-20 रूल होता है कि 80% आपका सिलेबस जो 20% से आना है, वो सारे लास्ट मिनट के लिए होते हैं कि लास्ट 15 डेज बचे हैं, आपको जल्दी जल्दी फिर से रिवाइज करना है, तो वो सारी ट्रिक्स उसके लिए होती हैं। मैं नहीं कह रही वो टूल हेल्पफुल नहीं, वो हेल्पफुल हैं, बट अभी के लिए नहीं। अभी आपके पास टाइम है, खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाओ और बहुत अच्छे से पढ़ो और अपनी अकाउंटेबिलिटी डिटर्मिन करो हर एक स्टेप के लिए, हर एक डिसीज़न के लिए। यहाँ तक कि आपकी अगर मार्कशीट में फेल लिख कर आता है, उस चीज़ के लिए भी, फेल तो नहीं आता है अब तो अनसक्सेसफुल आता है, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल आप हो। ठीक है, अपनी लाइफ के हर एक पहलू के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो और आपका हर एक डिसीजन कहीं ना कहीं जाके लॉन्ग टर्म में आपको ही इम्पैक्ट करने वाला है। तो बी अकाउंटेबल फॉर योर सेल्फ। मैं इस पर इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है। और अगर आपने अपनी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपरली डिटर्मिन कर ली, देन गुड टू गो, यू हैव डन ग्रेट जॉब, योर हार्डवर्क विल पे ऑफ। यहाँ पर हमारी पूरी स्ट्रैटेजी कंप्लीट होती है और आपको अपनी अकाउंटेबिलिटी डिटर्मिन करनी है, वो आप कर लेंगे, आई नो दैट वेरी वेल। And if you are not been able to determine your accountability for your own self, then you can also determine your accountability with us, because we are launching a new batch to complete overall syllabus, and it is only just rupees 499 per subject, and the name of the batch is Group Mentorship Batch.
दिस ग्रुप मेंटोरशिप बैच इज़ फॉर दोज जिनको नेक्स्ट 51 डेज़ में, 51 डेज़ मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 53 डेज़ बचे हैं, 53-54 डेज़ बचे। और ये बैच मैं शुरू कर रही हूँ 14 नवंबर से, ठीक है, 14 नवंबर से ये बैच शुरू हो रहा है। और उसके बाद आपके बचेंगे 51 डेज़, 51 शगुन के डेज़ हैं इस मेंटोरशिप बैच में। अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो करा लीजिए, और अगर नहीं कराना चाहते तो जितनी चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं वो सारी चीज़ें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस बैच में वही सब फॉलो होने वाले। तो ये आपके लिए बैच हेल्पफुल रहेगा, और किस तरह से हेल्पफुल रहेगा ये चलिए हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो वी विल सेट अ डेली टारगेट, हम एक डेली टारगेट सेट करेंगे। और ऐसा नहीं ना कि मैं आपको डेली बताऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना, डेली तो बताऊंगी कि कितना कितना करना है। उसके अलावा आपको पहले से ही, जैसे ही आप एनरोल करते हैं, आपको एक प्लानर मिल जाएगा जिसके अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट 51 डेज तक के, मतलब कि 4 जैन तक के हम उस तरह से ही, उस प्लानर के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करने वाले हैं, जिसमें आपको डेली टारगेट दिया जाएगा और आपको वो टारगेट अचीव करके आना है। आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, आपको प्लानिंग में नहीं लगना, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ये करना है कि आपको टारगेट अचीव करना है। अब कैसे करना है, अगर वो टारगेट अचीव ना हो तो मत सोना, पहले उसको अचीव करना, उसके बाद सोना, क्योंकि सिर्फ एक ही तो काम है, टारगेट अचीव करना। और अगर आपने ये कर दिया ना, यू विल बी सी इन Jan 26, देन यू हैव टू इवेलुएट योर सेल्फ। देखो, मैंने आपसे पहले बोला है, जितनी भी चीज़ें मैंने पहले आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें इस बैच में कवर होने वाली हैं, मतलब कि इस बैच में मॉक टेस्ट भी होंगे, सब कुछ होंगे। बट दिस इज़ अ ग्रुप मेंटोरशिप बैच, जहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स में बना दूंगी स्टूडेंट्स के। जैसे आपने अगर ऑडिट के लिए एनरोल किया 499 में, तो जितने भी ऑडिट के स्टूडेंट्स हैं उसके साथ में आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। और वहाँ पर आपको जो पहले तो आपको डेली टारगेट दिया जाएगा। जैसे अगर आपको 14 से बैच शुरू हो रहा है तो 13 तक के आप एनरोल कर लो अपने आप को। उसके बाद 14 को हम एक टेस्ट लेंगे, आपको जो टारगेट देंगे उसका टेस्ट होगा नेक्स्ट डे, क्योंकि आप एक दिन में वो टारगेट कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट डे उसका टेस्ट दोगे और अपने आप से इवेलुएट करोगे खुद को, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका इवेलुएशन हम करें तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, वो हमने इस बैच में इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। और मैं तो इस पर ही एम्फेसाइज करूँगी कि आप खुद ही इवेलुएट करो, क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे या तो फिर और फुल सब्जेक्ट टेस्ट होंगे, वो आपको सजेस्टेड दे दिया जाएगा। खुद इवेलुएट करो, मत खर्च करो और पैसे। आपको जो भी टारगेट होंगे वो हम सेट करके देंगे, आप उसको अचीव करोगे, पूरा दिन पढ़ाई करोगे उतने ही टारगेट की, और नेक्स्ट डे उस टारगेट का जब टेस्ट हो जाएगा ना तो आपको पता चलेगा कि आपके वीक एरियाज़ क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना कि आपके वीक एरियाज़ क्या है, क्योंकि उस पर ही तो आपको वर्क करना है। सो लेट्स बिकम CA बाय फॉलोइंग द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ग्रुप मेंटोरशिप बैच है, ये सिर्फ ग्रुप 1 के लिए है, ये ग्रुप 2 के लिए अभी हम डिज़ाइन नहीं कर पाए क्योंकि टाइम कम है और मैं क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में खेलना चाहती हूँ। सो हेयर वी हैव डन 8 सेक्शंस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आपका FR का हमने 8 सेक्शंस किया है, मतलब जितना भी पूरा कोर्स है उसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको टारगेट दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपके टेस्ट होंगे, ठीक है। मतलब राइटिंग प्रैक्टिस में इंश्योर हो रहा है, रिकॉलिंग रिव्यू भी हो रहा है, रिवाइज भी हो रहा है, रिकॉल भी हो रहा है, और उसके बाद में आप रिव्यू भी कर रहे हो। देन FM के हमने 6 सेक्शंस किए क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, और ऑडिट चूँकि बहुत बड़ा है तो उसको हमने छोटे छोटे स्टैंडर्ड वाइज सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे के साथ, कुछ स्टैंडर्ड्स नॉन ऐसे चैप्टर्स के साथ है, और कुछ स्टैंडर्ड जो बड़े हैं उसको अलग सेक्शन में रखा है। तो ऑडिट के सबसे ज़्यादा टेस्ट होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑडिट के ऑलमोस्ट डेली ही आपका स्केड्यूल बन जाए। तो ये सारे टेस्ट हैं जो हम अपने इस ग्रुप मेंटोरशिप सेशन में देने वाले हैं आपको, ठीक है। बट मैं कह रही हूँ कुछ मत करो, अपने आप से सब करो, जो कि मैंने पहले बताया है वो सारे ही चीज़ें इसमें फॉलो होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इतना सब कुछ मैनेज नहीं कर पाओगे, देन वी आर हेयर टू हेल्प यू। और ये जो 499 है, इट इज़ लेस देन मिनिमम, ठीक है। इतने में आपको कोई भी ये पूरा बैच मेंटोरशिप का प्रोवाइड नहीं करेगा। यू आर अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, आपको वहाँ से गाइडेंस मिलती रहेगी और आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं।
तो लेट्स लुक आउट वंस द बेनिफिट ऑफ दिस बैच। सबसे पहले तो आपकी अकाउंटेबिलिटी डिटर्मिन होगी। यू आर रिस्पॉन्सिबल कि आपने टारगेट कंप्लीट किया कि नहीं किया और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ठीक है। आपने टेस्ट कंप्लीट किया कि नहीं किया, आपको एक पूरा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे आपकी अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से डिटर्मिन की जाएगी। देन थ्राइस रिवीजन, वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन रिवाइजिंग थ्राइस। 3 बार रिवीजन होगा मैम, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 बार कैसे हो पाएगा, अभी तो हमारे पास 2 ही महीने बचे हैं। तो भाई 2 महीने बचे हैं तो क्या, सबसे पहले देखो मैं बताती हूँ 3 रिवीजन कैसे होंगे। सबसे पहले तो आपको टारगेट जो मिलेगा वो आप पूरा रिवाइज करके आओगे, एक रिवीजन हो गया। उसका टेस्ट दिया, एक रिवीजन ख़त्म, ठीक है। उसके बाद जब हमारा इतना टारगेट कंप्लीट हो जाएगा कि हमारा 60 to 65% तक के हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, देन वी विल कंडक्ट अ टेस्ट जिसमें आपको 2 दिन का टाइम मिलेगा। तो जितना भी हमने 60% 65% तक के सिलेबस कंप्लीट किया है उसका एक टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपका 2 रिवीजन और एक टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग अपना बचा पोर्शन कंप्लीट करेंगे उसके बाद 100% फुल सिलेबस का एक टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो और उसमें आपको 3 रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 रिवीजन हमारे सेशन में इंश्योर किए जाएंगे और ये सारा कुछ पूरे ये शगुन के 51 डेज़ में कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं इसके लिए, आप भी अकॉर्डिंगली मेहनत करना। देन कंपटीशन, आपका एक कॉम्पिटिटिव एरा मिलेगा आपको, क्योंकि जो भी आपके साथ स्टूडेंट्स बैठे हैं ना वो सारे कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। इस बैच में इनरोल होने के बाद में आपको पता चलेगा कि अरे वो तो इतनी मेहनत कर रहे तो मुझे और करना पड़ेगा। ऐसे कर करके धीरे धीरे आपकी एक आदत बन जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की। आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इतने केपेबल हो जाओगे कि आप एग्ज़ाम में आने वाली हर सिचुएशन से मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। तो ये कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कंपटीशन के बिना आदमी लेज़ी हो जाता है। सो ये सेशन का बेनिफिट है। देन आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू राइट टेस्ट ऑलमोस्ट एवरी डे। तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो खूब भर भर कर होने वाली है। देन डेली प्रोग्रेस इवेल्युएशन, जब आपको एक टारगेट दिया जाएगा आप उसको पढ़ोगे और अगले दिन उसका टेस्ट दोगे तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोग्रेस है वो आप खुद इवेलुएट कर पाओगे कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो, आपको कहाँ पर और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये सारा आपका डेली जो प्रोग्रेस का इवेलुएशन हो पाएगा। इस प्रोग्रेस इवेलुएशन की वजह से पता है क्या होगा, आपको पता चल पाएगा इंस्टेंटली कि आपका वीक एरिया क्या है। ऐसे क्या होता है, आपने पढ़ा उसके बाद में जाकर बहुत दिन बाद जब टेस्ट देते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आपका वीक पॉइंट क्या है। आपको इंस्टेंटली पता चलेगा कि आपका वीक एरिया क्या है, ठीक है। ये सारा देखो मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपको पुश कर रही हूँ क्योंकि आपको एक पुश की रिक्वायरमेंट है। वो सारा कुछ मैं कर रही हूँ, मैं आपको टेस्ट पेपर बना के दूंगी, उसका सजेस्टेड दूंगी, सब कुछ दूंगी। और अगर उस बीच आपको लगता है कि नहीं आपको मेरे से इवैल्यूएशन कराना है, देन यू कैन गो फॉर दैट टू, बट वो मैंने इस सेशन में नहीं रखा है, ठीक है। इस सेशन में आपको सारा कुछ चीज़ें मिलेंगी पूरा, यहाँ तक कि आपको जब भी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगी आपको टाइमली मोटिवेशन देने के लिए। तो इतना सारा कुछ हम इस सेशन के थ्रू इंश्योर करने वाले हैं एंड दिस विल गोइंग टू बी अ वंडरफुल सेशन एवर, ठीक है। सेट बी में भी हमारे 25,000 प्लस स्टूडेंट्स की हमने हेल्प किया, वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। एंड दिस टाइम टू वी आर गोइंग टू हेल्प ग्रुप 1 स्टूडेंट्स थ्रू आवर मेंटोरशिप सेशन। देखो जो भी स्ट्रैटेजी है वो सबके लिए है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप सबके लिए स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है, बट अभी हम ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाए, सो सॉरी ग्रुप 2 स्टूडेंट्स फॉर दैट। बट अभी जो मैंने प्रिपेयर किया है दिस इज़ वंडरफुल, लिटरली बिलीव मी दिस इज़ गोना टू बी वंडरफुल। So if this is this much wonderful then you can write in the comment section ना, क्या लिखना है, one day I will say I made it, fantastic, just write it in the comment section below. Thank you so much for this video, आप यहाँ तक टिके रहे, आपने सुना, मुझ पर इतना भरोसा किया, thank you so much for all that.